नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो एक गैप के बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं और थोड़ा गैप इसलिए भी है कि आप लोग बढ़िया ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितना मेहनत से और शिद्दत के साथ और एक अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है और यहाँ तक कि हम लोग काफ़ी पसीना बहा देते हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग जो है कायदे से देख नहीं रहे हैं। हमारे क्लास के बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस समय पता नहीं क्या है, किस माहौल का असर इनके ऊपर है कि ये लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज अगर देख रहे हैं क्लास के स्टूडेंट्स तो विशेषकर उनसे चाहेंगे कि वो कमेंट्स करके बताएं वीडियो के बारे में, वीडियो कैसा है, कैसा बनता है, ताकि इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं। बाद में कमेंट्स भले ही ना करें, लेकिन आज की क्लास में आपको कमेंट्स जरूर करना होगा। तो आज जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये आपको समझना है, बस एक दो बार इसको देखना है, बिल्कुल तैयार हो जाएगी ये क्लास। और ये क्लास सभी प्रकार की परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हों, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हों, एसएससी से लेकर लेखपाल, एसआई, रेलवे, जो भी होता है। इसके साथ साथ जो सिविल सेवा परीक्षा है, चाहे हम समीक्षा अधिकारी से स्टार्ट करें, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, पीसीएस और आईएएस तक में आप बड़े बड़े ऑप्शन के रूप में ये क्लास आपको लाभदायक सिद्ध होगी। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मैं एक जो मुहिम चलाया हूँ कि एक एक क्लास, छोटी छोटी क्लास आपको दूं, उसको एक बार दो बार देख करके उसको बढ़िया से नोट बना लीजिए, आपको ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में कंसेप्चुअल क्लास आएगी, जल्दी ही आएगी। बस ये क्लास है, ये इसका भी अपना एक महत्व है, इसको भी अच्छे से आप देखें। तो इसकी पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे नोट्स बना सकेंगे। स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए जिससे आप नोट्स बना सकें। तो ये बिल्कुल रट जाना चाहिए, ये सभी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। क्या है टॉपिक हमारा आज जो शॉर्ट क्लास है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये पार्ट 10 है, आज 10 है पार्ट उसका। और ये है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो कहाँ से निकलती हैं। जितनी महत्वपूर्ण नदी हैं उनके बारे में हम बताएंगे कि उनके उद्गम स्थल क्या हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में, हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते रहते, अक्सर आते हैं, बड़े फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो जल से संबंधित हमने बहुत चर्चा की, कई क्लासों में ऐसे अवसर मिले कि जल से संबंधित आपने खूब सुना, पानी से संबंधित खूब जाना है। तो आपने देखा था कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी थी, विश्व की सबसे बड़ी नदी देखा था, वो आपने नील नदी को देखा था, जिसे मिस्र का वरदान कहते हैं, वो अफ्रीका में अवस्थित है। उसके बाद में मैंने एक प्रश्न और आपको बताया था और आपसे कहा था कि जो अमेजन नदी है अमेरिका में, उसका जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे बड़ा है। यानी ये प्रश्न पीसीएस में एक बार आया था, पूछा था प्रवाह क्षेत्र किस नदी का सबसे बड़ा है। ये प्रश्न आया था कि प्रवाह क्षेत्र किस नदी का सबसे बड़ा है। उसमें नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। तो जो अमेजन है अमेरिका की नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर एशिया में देखेंगे तो आपने एशिया की भी नदी देखा, इंडिया की देखें तो इंडिया में नदी के संदर्भ में अगर पढ़ना होगा तो दो तरीके से उसे पढ़ना होगा। और इंडिया की जो सबसे बड़ी नदी है, सबको पता है कि गंगा नदी है, लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास यात्रा करती है, तब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दो संदर्भ में इंडिया के बारे में पढ़ना होगा। जैसा कि हम बोलते ही हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत, तो हम इस नदियों के क्रम में अभी और विस्तार में एक जो है डायग्राम बनाएंगे। अभी तो ऐसे है, आप देख लीजिए, और केवल पढ़ने के लिए एक दो बार देख लें, इसको बढ़िया तैयार हो जाएगा, इसलिए हम बना रहे हैं इसको। लेकिन इसके बाद में एक डायग्राम के साथ सारी नदियों को हम दिखा देंगे, कहाँ पर कौन सी नदी बनी है, कहाँ निकल रही है, उसका उद्गम स्थल क्या है, वो हम सब बता देंगे। लेकिन अभी यह केवल जानना होगा, 10 मिनट की सिर्फ क्लास है। इस 10 मिनट की क्लास में सिर्फ आप समझ लीजिए सारी महत्वपूर्ण नदियाँ और उनके उद्गम स्थल क्या हैं। तो दो रूपों में पढ़ना होगा, एक दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं, और उत्तर भारत के बारे में पढ़ना होगा।
तो इसमें थोड़ा सा ये समझना होगा उत्तर भारत के बारे में कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं ये सदावाहिनी नदियां हैं, और दक्षिण भारत की जब नदी आप देखोगे तो ये जो है मौसमी नदियां हैं। तो इनके पीछे रीजन है, जलवायु का कारण है और ज्योग्राफिकल लोकेशन है या भौगोलिक जो परिस्थितियां यहाँ पर काम करती हैं। अब ऐसा क्या है कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वर्षा के बाद सूख जाती हैं, ऐसा क्या है कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो हमेशा यानी सदावाहिनी हैं कि अनवरत आपको सालों साल पानी मिलता रहेगा। तो जहाँ पर सालों साल पानी होगा जाहिर सी बात है विकास उस मामले में हम ज़्यादा कर पाएंगे। विकास इन द सेंस ये होगा कि एग्रीकल्चर के लिए उपलब्धता जो जल की है यानी कृषि कार्यों के लिए जो उपलब्धता जल की है वो सुलभ रहेगी। इसके साथ साथ जो पेयजल की सुविधा है वो भी हमारे लिए सुलभ रहेगी। तो इस प्रकार से जल की आवश्यकता जितनी भी बनती हैं वो सारी पूरी होती रहेंगी। वहीं पर जब एक समय के बाद कुछ महीने ही रुकेगा तो वहाँ पर उपलब्धता कम हो जाएगी, तो एक पिछड़ापन भी रहेगा, यानी सिंचाई से संबंधित, पानी से संबंधित बड़ी बड़ी चुनौती हो सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से अलग क्यों हैं। इसमें देखेंगे कि जो उत्तर भारत की नदी है गंगा है, सबसे बड़ी नदी आपको मिलेगी, लगभग 2500 किलोमीटर, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ये बाकायदा मैं मैप के साथ सब समझाऊंगा, एक लॉन्ग क्लास लाएंगे उसमें बताऊंगा, सिर्फ ऐसे समझ लीजिए ओरल, थोड़ा इंटरेस्ट बना के थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। उसके बाद में देखिएगा जब उत्तर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो आपको गोदावरी देखेंगे तो उसको कहा जाएगा वृद्ध गंगा कहा जाएगा, और ये कहा जाएगा ये बहुत बड़ी जो है नदी है दक्षिण भारत की, वृद्ध गंगा है, बड़ी नदी दक्षिण भारत की है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि देखिए कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये ऋतु के आधार पर, मतलब वर्षा ऋतु में यहाँ पर जल की उपलब्धता बढ़ जाती है तो नदियों का प्रवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मौसमी नदियां हैं। लेकिन वहीं उत्तर भारत की नदियों के बारे में अगर हम समझेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा अधिकांश नदियां हैं जिनके स्रोत ग्लेशियर हैं। जैसे गंगा की बात करें तो गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री क्या है? हिम है, वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जिनसे जो है कि टेम्परेचर जब वहाँ बढ़ता है या कहें जब बर्फ़ पिघलती है और पिघलने के माध्यम से जल बनता है, वो जल प्रवाहित होता है नदी के रूप में। और यमुना को देख लो तो यमुना भी क्या है? यमुनोत्री से निकलती है। तो इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी नदी हैं उनके जो स्रोत हैं कहीं न कहीं उत्तर भारत के वो आपको मिलते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर्स में। जो जल से उसका जो है जो स्रोत हैं वो बड़े बड़े क्या है? बर्फ़ से हैं, बड़े बड़े एरिया हैं ग्लेशियर के। तो वहाँ से ये है कि ये एक अनवरत प्रक्रिया होती है, यानी बर्फ़ का पिघलना जो है रहता है, और बर्फ़ के पिघलने के साथ साथ क्या है कि वो पानी बनता है। पानी बनने के बाद वो जो है नदी के माध्यम से फिर वो अनवरत ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पूरा बर्फ़ है, पूरा ग्लेशियर है, उससे अधिकांश नदियाँ निकलती हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पर जल की उपलब्धता सालों साल बनी रहती है। दक्षिण भारत में वहीं आपने देखा कि दक्षिण भारत में वर्षा हुई, और वर्षा होने के बाद ये है कि उससे जो जल एकत्र हुआ और जल की जो राशि जब बढ़ गई तो वो नदी के रूप में अपना बहाव ले लेती है। तो बरसात के मौसम में ये नदियाँ अनवरत चलती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बारिश के एक समय बाद ऐसा होता है कि इनका जो है जल कम होने लगता है। और बारिश के पहले अगर देखेंगे तो ये नदियाँ, अधिकांश नदियाँ दक्षिण भारत की ये सूख जाती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत पूरा किससे बना है? पूरा दक्षिण भारत पठार से निर्मित है। और मैंने ये कहा था कि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत है, जिसके तीन ओर क्या है? एक तरफ आपने पश्चिम में कहा पश्चिमी घाट, जिसके बगल में है अरबियन सी, दक्षिण में इंडियन ओशियन, तो इसको कहा। उसके बाद में पूरब में आपने बंगाल की खाड़ी कहा। ये तीनों ओर से घेरे एरिया को आपने प्रायद्वीप कहा। तो इस प्रायद्वीप भारत की रचना आपने कहा था कि आर्कियन धारवाड़ संरचना, आर्कियन या धारवाड़ के क्रम में हुई, प्राचीन काल से ही मानी जाती है।
तो जहाँ पे पठार होगा, 3 पठार वहाँ पर आपने देखा था, एक मालवा देखा था, एक दक्कन देखा था, एक छोटा नागपुर देखा था। तो पठारी जो रीजन होगा तो गर्मियों में और ज़्यादा वो धधकता रहता है, उसमें जो है तापमान और बढ़ता है। एक तो बात ये है, लेकिन दूसरी बात एक बड़ा कारक के रूप में आपको नज़र आएगा कि जब हम तमिलनाडु जाएंगे, यानी जब दक्षिण भारत जाएंगे, तो दक्षिण भारत तमिलनाडु से जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, उसकी दूरी वहां से कम पड़ती है, उसकी दूरी वहां से कम पड़ती है, इसलिए तापमान भी आपको उधर ज्यादा मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे क्योंकि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नजदीक है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में देखेंगे आपको काले लोग मिलेंगे। और श्रीलंका जाएंगे तो श्रीलंका बिल्कुल पास में पड़ेगा, तो इसलिए श्रीलंका में लोग क्या गोरे मिलेंगे, काले मिलेंगे, काले काले मिलेंगे। वहां से अगर देखें जो विषुवत रेखा है, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में है, तो जम्मू कश्मीर उत्तर में है, तो वहां पर जम्मू कश्मीर जो किरण आएगी वो तिरछी किरण आएगी, इसलिए जम्मू कश्मीर में आपको गोरे गोरे लोग मिल जाएंगे। अगर सबसे काले विश्व में देखना हो लोगों को, जहां से होकर निकली है, आपको मैंने कहा था कर्क और विषुवत, भूमध्य या मकर, तीनों रेखाएं अफ्रीका से। तो अफ्रीका में आप देखेंगे, अफ्रीका कंटिनेंट में देखेंगे तो अधिकांश लोग आपको ब्लैक ही नजर आएंगे, आपने खूब देखा होगा। श्रीलंकन काले लेंगे, तमिलनाडु वाले काले लगेंगे। तो ये सब कारण हैं जिन कारण से वहां टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा और मौसमी नदियां हैं, जाहिर सी बात है उनका जल बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये मौसमी नदियां कहलाई जाएंगी, और उसके बाद में इनमें पानी नहीं रहेगा, सूख जाएगा, तो कृषि पर भी विपरीत इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा सिंचाई के मामले में जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि उत्तर भारत में अगर बात करें तो नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा होती, पंजाब हरियाणा में बात करें तो वहां नहरों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती, लेकिन दक्षिण भारत की जब आप बात करते हैं तब ये कहा जाता है तमिलनाडु वगैरह में, कहां वहां पे तालाबों से सिंचाई होती है, क्योंकि पठारी रीजन है, वहां पर ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, वहां पे छोटा छोटा गड्ढे टाइप बने हैं। तो वहां पर क्या है कि जल बारिश का वहां एकत्र हो जाता है, जब बारिश का जल एकत्र हो जाएगा तो एक तालाब की तरीके से बन जाएगा। तो वहां पर वो दक्षिण भारत में पठारी रीजन होने के कारण जल का भराव तालाबों के रूप में होता है, जिस कारण दक्षिण भारत में देखेंगे सबसे ज्यादा तालाबों से ही सिंचाई होती है या तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। और वहां पर जो है मछली पालन भी उसी तालाबों में कर लेते हैं, वहां पर सिंघाड़े का जो है कृषि वहां पर अच्छे से कर लेते हैं, मूंग की कृषि, मूंगे जो होते हैं जो हम अंगूठी में पहनते हैं वो भी उसकी भी कृषि वहां पे कर लेते हैं। तो ये है कई प्रकार की कृषि भी कर लेते हैं, तालाबों से सिंचाई होती है, जिसका कारण यहाँ ज्योग्राफिक है, मेन क्लाइमेट है मेन, और वहाँ उसकी जो संरचना है यानी जो पठारी संरचना है, तो तापमान ज़्यादा, इसलिए जो गोदावरी जैसी नदियाँ हैं ये लंबे समय तक टिकती हैं, ये बहती रहती, लेकिन अधिकांश जो आप देखेंगे नदियाँ उत्तर भारत की हमेशा बहती रहेंगी। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो नदियाँ हैं, तो अब आम नागरिक हो उसके लिए भी आवश्यक हो जाएगी कि नदियां हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हैं। अगर महत्वपूर्ण आपको पता चल गया तो ये आपको भी जिज्ञासा होनी चाहिए नदियां आखिर निकलती कहाँ से हैं। तो बहुत सारी नदी दक्षिण भारत से भी निकलती मिलेगी, पहाड़ों से निकलती हुई मिल जाएंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे गंगा, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री। तो इस प्रकार से देखेंगे कि कहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है या उद्गम स्थल उसका कौन सा है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं, बस 5 मिनट की बात है, लगातार देखिएगा। और मैंने कहा है क्लास के स्टूडेंट, आज हमें पता चल जाएगा कौन कौन इस वीडियो को देखता है। एक चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बड़ा दिल लगा के पढ़ रहे थे, तो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक समय बाद क्लास तो खुलना ही खुलना है, कोचिंग संस्थान खुलना ही खुलना है, आपको अनवरत लगना है। सारे एग्जाम अपने समय पर होंगे, थोड़ा बहुत घट बढ़ सकते हैं, आना उसी मुख्य धारा में है, तो परेशान मत होइएगा। आपके दिमाग में और बहुत सारे ख्याल आएंगे कि लाइन बदल दें, क्या करें, ये भी ख्याल आएगा, पढ़ने की लाइन बदल दें, कुछ और करें, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, लगे रहना है, कंटिन्यू लगे रहना है। यही तो संघर्ष है, यही तो तपस्या होगी, यही तो बहुत प्रकार के विचलन आएंगे आपके माइंड में कि नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होने के बाद में फिर सफलता या सिलेक्शन होता है, ये भी निश्चित बात है। तो आप लगे रहिए, परेशान मत होइए, इधर उधर के काम में मत लगिए, आप अपनी पढ़ाई फोकस रहिए, और एक समय बाद इस चीज़ों से निजात मिलेगी, निश्चित तौर से मिलेगी। व्यवस्थाएं पुनः बहाल होंगी, तैयारी तो कनवरत चल ही रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बात होती, अच्छी तैयारी चल रही, एग्जाम आएगा वो फाइट कर जाएंगे।
इसलिए आपको भी लगे रहना है। तो विशेषकर आज मैं उनको पढ़ूंगा, देखूंगा कि क्लास के कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। तो उनके कमेंट्स चाहिए, विशेषकर क्लास के। तो अब आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत के भूगोल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास 10 है और भारत की जो प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल, जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो कोई एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है। इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और देख लेना, कोई एग्जाम आए अगर बाहर से आ जाए तो मेरे पास आप फोन करिए, आप मुझसे मिलिएगा, दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रमुख नदियां हैं, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, जैसे गंगा की बात मैंने करा, तो गंगा आपको हमने कहा था गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है, बर्फ की पूरी चट्टान है। उसी चट्टान से ये जो नदी है, इसके जल का प्रवाह होता है, वहां मिल्ट होती है बर्फ उसके जल से। दूसरी बात कहा यमुना बड़ी नदी है, तो एक बंदरपूछ पश्चिमी ढाल पर बंदरपूछ स्थित यमुनोत्री से निकलती है। और बता दूं आप सभी को, ये मैप में आप टिक कर लेना, आप मैपिंग कर लेना, जो रिवर्स दी होंगी एटलस में आपके, उसको मैप में इसको टिक कर लेना, ठीक है, इसको टिक कर मैप में ध्यान रहे। और या फिर आपके पास एटलस नहीं है तो उनको बनाइए, दिखाइए किस स्टेट में कहाँ पे इसका लोकेशन है। एक बार आपने बना लिया और एटलस में दिखा लिया मानचित्र के माध्यम से, आपकी जीवन भर के लिए तैयारी हो गई। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, इसको आप एक बार मैप में दिखा लिया तो आपको जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ये माइंड में सेटिंग हो जाएगी इस प्रकार से। तो विशेष ध्यान देना है, 10-10 लोग देख रहे हो वीडियो, 15-15 लोग देख रहे हो, पसीना बहाया जा रहा है हम लोगों के माध्यम से। निःशुल्क सेवाएं चल रही हैं, दिल्ली जैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, फिर भी आप लोग जो है चंबल देखिए, एमपी में जाएंगे, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश में मऊ के समीप देखेंगे जनापाव एक पहाड़ी है। मऊ मध्य प्रदेश में जनापाव एक पहाड़ी है, वहीं से उद्गम किसका है भाई? चंबल नदी। उसके बाद में देखेंगे सिंधु नदी को, सिंधु जो है तिब्बत जानते हैं, तिब्बत उत्तर में देखा होगा, ठीक, तिब्बत में मानसरोवर झील मिल जाएगी आपको। इसको लोकेट करना, इसकी सिचुएशन देखिएगा, मैप में लोकेट करना कि मानसरोवर जो झील है इसी के पास मिलेगी। कहाँ पे? मानसरोवर झील के पास। फिर कहता है सतलज के बारे में, सतलज जो नदी है इसका मानसरोवर झील के समीप स्थित है राकसताल, मानसरोवर झील के समीप है राकसताल, ठीक है। झेलम देख लो, झेलम वेरीनांग झील, वेरीनांग जो है कश्मीर के पास मिलेगी, तो वेरीनांग झील के पास, जम्मू कश्मीर की बात है ये, तो वेरीनांग जो कश्मीर में स्थित है, ये झील का नाम है, ये भी पूछा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो शेषनाग झील है ये कहाँ पे अवस्थित है, शेषनाग झील कहाँ अवस्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और वेरीनाग जो झील है ये कहाँ पे अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये प्रश्न बने तो झेलम कहाँ आ गई, तो शेषनाग झील के पास देखेंगे वेरीनाग नांग। और उसके बाद में ताल अगर आ जाएं, नकुशिया ताल, खुरपा ताल, नैनी ताल, जितने ताल आ जाए तो आंख मीच के उत्तराखंड आप लगा देना, ये ट्रिक के रूप में समझ लीजिएगा। अगर ताल लिखा हो, नैनी ताल, नकुशिया ताल, खुरपा ताल, इस प्रकार के जो ताल होंगे वो उत्तराखंड मिलेंगे, ये याद रखना। शारदा देखोगे तो कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद है, देखो है, मैंने कहा कि अधिकांश नदियां हैं, मिलान हिमनद है, हिमनद एक बड़ा एरिया बर्फ का है। देखिएगा कोसी बिहार में क्या है, बिहार को जो है शोक माना जाता है कोसी को। तो गोसाई थान चोटी है एक मिलेगी, उत्तर में उसके जो है वहीं से निकलती है। सोन देखो, सोन अमरकंटक की पहाड़ी, अब ये सब मैप करिएगा, अमरकंटक को टिक करिए, लोकेट बनाइए उसका। ब्रह्मपुत्र देखोगे तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में कहाँ मिलेगी, मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी आ जाइए अमरकंटक में, ठीक। अब अमरकंटक देखो कई बार आया है, इसको आप देखिएगा मैप में। तापी बैतूल एमपी जिले के मुल्ताई नगर से देखिएगा, तो तापी कहाँ पे, बैतूल एमपी में, ठीक है।
अब इसके बाद आपको देखना है 13 नंबर में तवा। क्या देखना है? तवा। तो तवा नदी जो है महादेव पर्वत है, पंचमढ़ी भी कहते हैं, ये कई बार पूछा गया है महादेव पर्वत। तो तवा, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो है तवा नदी का उद्गम स्थल है महादेव पर्वत। लूनी देखिएगा, लूनी नदी। अजमेर, अजमेर तो जानते हैं राजस्थान जाएंगे जब, में नाग पहाड़ी मिलेगी आपको, ये लोकेट करना, विस्तार में इसको खूब समझिएगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर मिलेगा। पश्चिमी घाट, घाट 2 हैं, घाट 2 हैं। कितने हैं? 2 घाट हैं। जब इंडिया का मैप देखोगे तो एक ये क्या है, ये पश्चिमी घाट मिलेगा, ये पूर्वी घाट मिलेगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है, तो पश्चिमी घाट पे ये बात कर रहा है, महाबलेश्वर मिल जाएगा। कृष्णा नदी। अब गोदावरी समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नासिक मिलेगा महाराष्ट्र में, वहीं पे दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूरी है, वहां पर त्र्यंबकम गांव मिलेगा। क्या गांव है? त्र्यंबकम। वहीं पर ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। कावेरी देखो, कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले, कर्नाटक के कुर्ग जिले, और वहां पर स्थित क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। उसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। दक्षिणी टोंस, तो दक्षिण चोर कैमूर पहाड़ी मिलेगी आपको। अब आप देखिएगा मैप में कैमूर पहाड़ी कहाँ है, अच्छे समझिएगा। स्थित तमसा कुंड एक जलाशय है, मतलब पौंड है, तालाब है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। उमियम देखिए कहाँ पे है, उमियम झील है एक, मेघालय में। उमियम झील क्या है? मेघालय में है। सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स तो जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। एक उसका स्टैंडर्ड ब्रदर है, बाकी तो 7 राज्य हैं। तो मेघालय देखा, असम देखा, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब हम बताए हैं, वो सेवन सिस्टर्स में देखिएगा। तो मेघालय में है उमियम, वहीं से इसका उद्गम है। पेरियार जाएंगे तो केरल, पेरियार केरल, तो केरल में पेरियार झील है एक, तो झील से इस नदी का उद्गम हो जाता है। मान लीजिए जैसे नदी में, झील में एक जब बारिश का मौसम हुआ तो उसमें जल का प्रवाह बहुत तेजी से हो गया, तो उसका एरिया बहुत तेज बढ़ गया और वो अपना नदी अपना प्रवाह बनाते हुए निकल ली। तो यहाँ से पेरियार जो है, पेरियार झील से निकली है। ये झील कहाँ पे अवस्थित है? केरल। तो पेरियार झील भी क्वेश्चन आ जाए तो केरल याद रखिएगा। तो इस प्रकार से कुछ मिनट की ये क्लास थी, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास थी। अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, लगे रहिए। बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्द हम दोबारा आपके सामने आएंगे एक बेहतरीन क्लास लेके। थैंक यू वेरी मच।